स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं में जो गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं 2018 में जो मंडल संयोजक का परीक्षा हुआ था उसका जो है गणित के 30 प्रश्न जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो है हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 1/6x धन 1/7y बराबर 5, 1/3x माइनस 1/2y बराबर 12 है और x और y का मान शून्य नहीं है तो हमें x और y के मान जो है क्या करने हैं, बताने हैं। देखो इसको हल करने जाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x को a लेना पड़ेगा, 1/y को b लेना पड़ेगा, फिर दो आपके रैखिक समीकरण बनेंगे, उसको हल करेंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप ऑप्शन को पुट करके सॉल्व कर लो। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं x के जगह 1/6 रखता हूं तो ये हो जाएगा, देखो 6 और x के जगह कितना आ जाएगा 1/6 धन 1/7 और y के जगह में कितना रखता हूं 28। तो यहां पर देखो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा आपका 1/7 गुणित 28। ये दोनों को कभी भी हल करोगे तो आपका कभी भी वैल्यू 5 के बराबर जो है नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। उसी तरीके से आप x के जगह जब 6 रखोगे और y के जगह 1/28 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/36 और ये हो जाएगा 1/36 धन 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को रखोगे तो यहाँ पर x के जगह हो जाएगा 6 और y के जगह कितना हो जाएगा, देखो 1/28। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 ऊपर चला जाएगा तो 1/36 धन 4, इसका मान कभी भी 5 के बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, चला गया। तीसरे ऑप्शन को रखते हैं। देखिए 1/6 x के जगह रखते हैं 1/6, ठीक है, 1 यहाँ पर है 7 और y के जगह रखते हैं हम लोग 1/28। तो हो जाएगा 6 और 6 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 ऊपर चले जाएगा, 4 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 5। तो पहला समीकरण तो सही है। अब दूसरे समीकरण में भी सेम रख के देखते हैं, वो भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा x के जगह पे 1/6 ऋण 1/2 और y के जगह कितना रखेंगे 1/28 रखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 ऊपर चले जाएगा, 2 एकम 2 और 14 दूने 28, 14 ऊपर चले जाएगा। तो 2 ऋण 14 मतलब कितना हो जाएगा ऋण 12, जबकि यहाँ पर क्या दिया है धन 12, इसीलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है क्या होगा इसका सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं जो है हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर में 18 ग्राम और नीचे में केजी दिया है, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दो। तो 7.2 किलोग्राम जो है वो ग्राम में कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा, इनटू में 100% के लिए ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कैंसर, 18 कम 18, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 1/4%। तो 1/4% मतलब 0.25% जो है हो जाएगा। तो 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का जो है 0.25% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न पे, तीसरा प्रश्न है हमारा, कम से कम कितने पूर्व वर्षों में एक धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुने से अधिक होगा। मतलब अभी आपका जो मिश्र धन है ना, वो आपके मूल धन से क्या होना चाहिए, दोगुने से जो है क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये आपको पूछा जा रहा है। तो कम से कम कितने साल इसके लिए लगेंगे। तो देखिए ए का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पी गुणित आर बटे में 100 की घात में एन बराबर 2p। पी और पी को काट देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1 धन आर बटे 100 और की घात में यहां पर n बराबर 2 और ब्याज कितना दिया है 20%। तो 20 यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 20 बटे में 100 की घात में n बराबर 2। तो ये हो जाएगा 20 किससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.20, ठीक है, की घात में n बराबर 2। अब यहां पर आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखो ऑप्शन क्या है आपका 4 5 6। तो पहले n के ये सॉल्यूशन समझ में आए कि नहीं। तो यहां पर n के जगह 4 रखते हैं, तो n के जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1.2 की पावर में 4 बराबर 2। तो 1.4 की पावर में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पावर में 2 इंटू 1.2 की पावर में 2 बराबर 2। तो 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.44 और ये भी कितना हो जाएगा 1.44। तो अब इन दोनों को अगर गुणा करते हैं हम लोग किसको किसको, ये 1.44 इंटू 1.44, तो ये आएगा आपका, देखो गुणा करने से ये आएगा 2.07।
तो आपको बोला है कि नहीं 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो यस 2 से ज्यादा तो है 2.07, तो कितने वर्षों में होना चाहिए, तो कम से कम 4 वर्ष लगना चाहिए। कम से कम पूछा है, 5 में भी होगा 6 में भी होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि कम से कम कितने साल लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम 4 साल लगेंगे, जिसमें हमारा जो मूलधन है वो क्या हो जाए, हमारा जो मिश्र धन है वो मूलधन से क्या हो जाएगा, दुगुना जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे ये 7,03,476 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12 की गुणज होगी। तो यहां पर देखो सबसे छोटी संख्या बोला है, तो एक काम करते हैं, ये जो दिया हुआ संख्या है इसको हम लोग जो है सबसे सिंपल है, इसको 12 से भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 से अगर भाग देंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। फिर कितना बचेगा, ये 54, तो 12 पंचे 60, अच्छा 60, ये 10 बचेगा, सॉरी 12 पंचे 60, यहाँ पे गलत हो गया। 70 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, यहाँ पे गलत हो गया। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96। कितना बचेगा, 7, ऊपर से कौन आएगा, 4, 12 छक्के कितना हो जाएगा, ये 72, ठीक है। कितना बचेगा, 2, और ये हो जाएगा 27, तो 12 दूने कितना हो जाएगा आपका 24, कितना बचा 3, और ये हो जाएगा 36, तो 12 तिया 36। तो यहां तो पूरा का पूरा आपका शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़नी पड़ेगी, 0 ही जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आपको दिया हुआ संख्या है वो तो खुद 12 का गुणज है ना। तो सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं 5वें प्रश्न पे, 8/13, 4/7, 6/11 और 10/17 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इस टाइप के प्रश्नों का एलसीएम लेके भी आप बना सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा भाग दे दो। जैसे 18 को हम लोग 13 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 पंच 65, 13 छक्के 78, तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 0.6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं 4/7, तो 4 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा, तो 0.5 और कुछ आएगा। 6/11, 6/11 करेंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.54, और 4 को अगर हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.57, दो अंकों तक रख लेते हैं। उसके बाद 10 को भाग देंगे 17 से, तो 10 को भाग देंगे 17 से तो ये आ जाएगा 0.58 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न जो है आपका 6/11 ही तो है, बाकी सब देखिए इससे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि यदि 2 साल में 64 रुपए का मिश्र धन 83.20 पैसा होता है, तो बताइए 86 रुपए का 4 वर्ष में प्रति वर्ष उसी सरल ब्याज की समान दर से कितना होगा। तो पहले में जो है देखो यहां पर मूलधन कितना है 64 और मिश्र धन कितना है 83.20 पैसा। तो अगर हम लोग दोनों का ब्याज अगर निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो कैसे निकाल लेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन करके निकालेंगे, ठीक है। तो मिश्र धन कितना था देखो 83.20 और हमारा मूलधन कितना है 64, तो कितना आएगा, ब्याज हमारा 19.2 आएगा। अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो P कितना है आपका 4, रेट हमें नहीं पता है, 2 साल में हुआ है इसीलिए यहाँ पर 2/100, यहां से इसको हल करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी, ये 100 यहां जाके गुणा हो जाएगा और 64 दूनी कितना हो जाएगा 128, तो ये हो जाएगा 1920 और 64 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 128। तो 1920 को अगर हम लोग भाग करते हैं 128 से तो ये आएगा 15%। तो ब्याज की दर जो है कितना है 15% है। अब ब्याज हमें मिल गया, इसी दर से हमें क्या पूछा जा रहा है, अब हमें 86 रुपए को निकालना है, तो 86 इंटू 15 इंटू में 4 और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो यहां से देखो ब्याज कितना आएगा हमारा 86 गुणित 15 गुणित 4 और बटे में क्या है 100, तो ये हो जाएगा 51.6। तो एसआई कितना हो जाएगा 51.6। तो हमें क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है ना, तो हमारा मूलधन है 86 रुपए, उसमें हमें 51.6 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 0.6, 6 और 1 हो जाएगा 7, 8 और 5 हो जाएगा 13, तो 137.60 पैसा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में हैं। यदि थैले में कुल 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि जो 25 पैसे हैं उसके सिक्कों की जो संख्या है वो x है,
ठीक है। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है, क्योंकि अनुपात में दिया है, तो अनुपात में दिया है तो हम लोग एक काम करते हैं, उसको x लिख कर सकते हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि जितना आपके पास पैसा है इनटू उसकी संख्या का सबका योग करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, जो कुल रुपए दिया है उसके बराबर होना चाहिए। मतलब 25 पैसे को मैं रुपए बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 25 बटे में 100। तो 25 पैसा इंटू उसकी संख्या कितनी है, x, धन 10 पैसा को अगर मैं रुपए बनाऊंगा तो 10 बटे 100, तो 10 पैसा और उसकी संख्या जो कि 2x है। फिर है आपके पास 5 पैसा और उसकी संख्या जो कि आपका 3x है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए आपका, 30 रुपए जो है सबको जोड़ने से होना चाहिए। तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, सबका एलसीएम 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला 25x और ये हो जाएगा 10 दूने 20x और 5 दिया कितना हो जाएगा 15x बराबर ये हो जाएगा हमारा 3000। तो 25 और ये हो जाएगा 40 और 50 60, 60x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3000। एक जीरो से एक जीरो को यहाँ काट दो, 6 पंचे तो ये हो जाएगा 30, 50। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 50। अब x की वैल्यू आ गई, अब हमसे किसकी संख्या पूछा है, देखिए 5 पैसे की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 50 दिया 150 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। 10 पैसों की संख्या बोलता तो 100 होता, 25 पैसों की संख्या बोलता तो 50 होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। देखिए यहां पर आपको दिया है यदि किसी अधिक कोण त्रिभुज के दोनों कोणों का योग जो है आपका कितना है 70 है और उनका अंतर जो है 10 है। तो सबसे बड़ा कोण तो मान लेते हैं, दो कोण है x और y, जिसमें से x क्या है हमारा बड़ा है। तो यहां पर बोल रहा है कि दो कोणों का जो योग है वो 70 है और उन दोनों का जो अंतर है वो आपका 10 है। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 80। तो यहां पर x बराबर हो जाएगा 40। नहीं, किसी अधिक कोण त्रिभुज के, अच्छा अधिक कोण बोला है यहां पर, ये गलत हो गई, ये तो अधिक कोण बोला है ना, ये अधिक कोण है। नहीं बनेगा ऐसे ही, यहां से x का मान कितना आ जाएगा आपका 40 आएगा। ठीक है, x का मान 40 है तो y का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब उस त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज के सबसे बड़ा वाला कोण को मान लेते हैं z है। तो x धन y धन z बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो x धन y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 70, तो 70 धन z बराबर कितना हो जाएगा 180। तो z बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 70 मतलब ये हो जाएगा 110। तो आपको बड़ा कोण का मान पूछा है ना, इसमें से x और y में से बड़ा कोण नहीं बोला है। तो तीन कोण है, तीन कोण में से बड़ा कोण को छोड़कर बाकी दो कोणों का योग इतना है और उसका अंतर ये है। तो बाकी दो कोण x और y मान लेते हैं और सबसे बड़ा कोण z मान लेते हैं। तो यहां से इसका मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x है और उसका वर्ग का क्षेत्रफल जो है y है, तो दोनों का परिमिति समान है। मतलब दोनों का जो पेरीमीटर है ना, दोनों का जो है आप परिमाप जो बोल सकते हैं वो क्या है, दोनों का समान है। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर x और y में क्या संबंध है। तो देखिए x जो है आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4। और मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो एक भुजा है वो a है और वर्ग का एक भुजा b है। तो यहाँ पर x बराबर ये आएगा और y बराबर क्या आएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, साइड की घात में 2 हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न में बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या, दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वर्ग का क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग b का मान निकालेंगे तो 3a बटे में क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं x और y का मान। तो x का मान तो हमारे पास ये है, y का मान क्या है देखो b का स्क्वायर, तो b की जगह हम क्या रख देंगे 3a/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9/16 a की घात में 2। तो 9 को 16 से अगर हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा 0.56 a की घात में 2। √3/4, √3 का मान कितना होता है 1.732/4 इंटू a स्क्वायर।
तो यहां से जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा आपका x का मान 0.43 ए स्क्वायर। देखो दोनों समान है, यहां भी ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर है। तो x का मान क्या है, छोटा है, और y का मान क्या है, बड़ा है। तो x जो है वो क्या है, सॉरी ये नहीं होगा, x जो है क्या है आपका y से क्या है, छोटा है। यहां पर आप देख लीजिए, यहाँ पर x का मान जो है हमने निकाला कितना है 0.43 ए की घात में 2, और यहां से हमने y का मान जब निकाला तो 0.56 ए की घात में 2, मतलब y का मान क्या है, बड़ा है, x का मान क्या है, छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं जिसमें से लड़कों की संख्या बॉयज कितने हैं, 25, तो बचे कितने, 10, तो 10 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। यदि लड़कियों का औसत वजन जो है 20 ग्राम है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सम ऑफ गर्ल्स, तो यहां पर देखते हैं अगर हम लोग लड़कियों के वजन का अगर हम लोग देखेंगे कुल वजन कितना होगा, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 10, और उनका औसत वजन कितना है 200, तो सारी 20 सॉरी, तो सारी लड़कियों का वजन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सारे लड़कों का वजन कैसे निकालेंगे, 25 है लड़कों की संख्या और उनका औसत वजन जो है 27 है, तो यहां से इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें पूरे लड़कों का वजन मिल जाएगा। तो पूरे लड़कों का वजन जो है 675 है। तो सारे लड़कों और लड़कियों का जो कुल वजन है, जो टोटल है, ये आपका हो जाएगा 675, ये 200, 875, और कुल संख्या कितनी है, 35 है। तो 875 को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देंगे 35 से, तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो पूरा एवरेज जो है वो कितना है आपका, 25 है। सब लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर 25 है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आपका सिंपल सा एक समीकरण है, x और y का मान यहां पर रखते हैं। तो जैसे अगर x की जगह 3 रखते हैं, y की जगह 4 रखते हैं, 4 और 3 7, पहला समीकरण सेटिस्फाइड कर गया। x की जगह 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 12 माइनस 0, तो 0 को कभी भी 7 के बराबर नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन चला गया। दूसरा ऑप्शन में x की जगह -3 और y की जगह 10 रखेंगे तो -3 धन 10 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। x की जगह -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 10 तिया 30, दोनों ऋण में आ जाएगी, ये गलत है आपका। x की जगह 4 और y की जगह 3, 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे x की जगह 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 3 तिया 9, बिल्कुल सही जवाब। तो x का मान 4 है और y का मान कितना है 3। आप ऐसा ऑप्शन में रख के जो है बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, उस रस्सी की लंबाई जिससे एक गाय खूंटे से बांधने पर 9856 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में घूम सकती है। मतलब यहां पर मान लेते हैं खूंटा है और एक रस्सी है, ये गाय जो है क्या कर रही है, इस तरीके से चल रही है वृत्त के फॉर्म में, ठीक है। और कितने एरिया में घूम रही है, ये 9856। इसका मतलब ये आपका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 9856। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9856। तो पाई की जगह कितना रखेंगे हम लोग, 22/7, आर की घात में 2 बराबर 9856। अब देखो ये जो 9856 है, इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 448। तो 22 से कम 22, और यह हो जाएगा 448। ये 7 जो भाग कर रहा है, यहां जाके इसको क्या करेगा, गुणा करेगा, तो 448 गुणित में कितना हो जाएगा हमारा 7। तो ये आएगा हमारा आर की घात में 2 बराबर 3136, और एक इसका वर्ग है, उत्तर है ये 56 का वर्ग है, ठीक है। तो रस्सी की लंबाई कितनी है, ये वाला जो आपका जो त्रिज्या होगा एक तरीके से, क्योंकि घूमेगा तो ये त्रिज्या ही है ना, इस तरीके से गाय घूम घूम के चल रही है, तो 56 मीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 टॉफी क्या करता है, खरीदता है। उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए जिससे उसको 50% का क्या हो, लाभ हो। तो यहां पर देखिए समय एक चीज मालूम है कि सेलिंग प्राइस मतलब जो विक्रय मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे में 100, और यहाँ पे होता है गुणित में कॉस्ट प्राइस होता है। तो देखिए यहां पर जो है कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि मतलब कितने में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस 1 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए में 3 खरीदा, और प्रॉफिट हमें कितने का चाहिए, देखिए प्रॉफिट हमें चाहिए, प्रॉफिट 50% का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये हो जाएगा, नहीं नहीं 1 रुपए में 3 टॉफी ना, 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी, 3 टॉफी। तो एक टॉफी की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस के जगह 1/3, और 50% का प्रॉफिट चाहिए बटे में 100। तो ये हो जाएगा 1/3, 150 बटे में 100,
3 एकम 3 और ये हो जाएगा 50 एकम 50, 50/2, 1/2। तो 1/2 किसकी कीमत है? एक टॉफी की कीमत है। तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 1/2 है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें 1/2 रुपए है, तो 1 रुपए में कितना आएगा? तो 1 रुपए में उसको दो टॉफी क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ठीक है, एक टॉफी में एक 50 पैसे का है, तो 1 रुपए में कितना होना चाहिए? 2 टॉफी होना चाहिए। तो 1 रुपए में क्या करेगा? 2 टॉफी बेचेगा, तो उसको क्या होगा? 50% का जो है लाभ जो है होगा। ये समझ में आया कि नहीं? देखो हमने यहाँ पर एक एक का निकाला है। एक टॉफी का हमने एक टॉफी का हमने क्रय मूल्य निकाला, जो कि कितना है? 1/3। हमें 50% का प्रॉफिट चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पर निकाला। तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना है? आधा रुपया 50 पैसे। तो 1 रुपए में कितना खरीद सकते हैं? 1 रुपए में कितना बेच सकते हैं? तो 2 चॉकलेट बेच सकेंगे, तो 2 टॉफी हमें क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, ताकि हमें 50 रुपए क्या हो? 50% का फायदा हो। चलिए 14वें प्रश्न पे चलते हैं। यदि 7 संख्याओं का औसत 81 है, तो उन 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81 गुणित 7, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो वो 7 अंकों का योग 567 हो जाएगा। 9 का औसत जो है वो 49 है, तो 9 गुणित 49 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहां से, तो यहां से हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 49 गुणित 9 करेंगे तो 441 है। अब टोटल बोल रहा है, तो दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 441 और क्या बोलते हैं 441, और ऊपर में कितना आया था? 5 6 7, ये हो जाएगा 1008। अब कुल से भाग देना है तो 16 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। तो औसत ये हो जाएगा आपका कुल 1008, इसको 16 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 63। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो लगातार छूट क्या बोल रहे हैं? प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, 2 लगातार छूट देने के बाद एक शर्ट जिसकी अंकित मूल्य की कीमत 150 रुपए है, उसको 105 रुपए में उपलब्ध कर दिया जाता है। यदि दूसरी छूट 12.5% है, तो पहली छूट कितनी है? मतलब एक कपड़ा है जिसकी जो अंकित मूल्य है वो 150 रुपए है, उसको 2 बार डिस्काउंट देने के बाद उसको 105 रुपए में बेच दिया जाता है। पहली बार कितने का डिस्काउंट मिला वो हमें नहीं पता है, लेकिन दूसरी बार जो है हमें जो डिस्काउंट मिला है वो हमें मालूम है कितना है? 12.5% है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पहली बार जो डिस्काउंट मिला वो कितना होगा? तो इसका सूत्र हम लोग क्या लगा सकते हैं? सेलिंग प्राइस बराबर मार्क्ड प्राइस इनटू में क्या करेंगे? 100 माइनस पहला डिस्काउंट इनटू 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट, ये करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस हमारा कितना था? 105 रुपए था। मार्क्ड प्राइस कितना था? 150 है। पहला है कितना डिस्काउंट दिया हमने नहीं पता, लेकिन दूसरा हमने 12.5% का दिया है, ये हमें मालूम है। तो अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 105 बराबर 150 गुणित, यहां से हो जाएगा 100 माइनस x%, और यहां से हो जाएगा ये 87.5%। ठीक है, अब इसको साइड ट्रांसफर वगैरह करके अगर हम लोग सॉल्व करके डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद मैं सीधा आपको बता रहा हूं, ये आएगा आपका 100 माइनस एक्स बराबर 80। तो यहां से जो है आपका x का मान निकल कर आएगा 20। तो 20% का पहला डिस्काउंट जो है रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। यहां पर देखिए 11 की घात में जो है आपका ये है, तो पहले तो इसको भाग करते हैं, क्योंकि भाग बोर्डमास के रूल से पहले सॉल्व होता है। तो दोनों का बेस अगर सेम है, तो इसको हम लोग 66 अपॉन में 2 की पावर में 1.5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 33। तो देखो यहां पर हो गया 11 की घात में 4.5 गुणित 33 की घात में 3, और ये हो जाएगा हमारा 33 की घात में 1.5 गुणित 3 की घात में 4.5। अब देखिए ये हो जाएगा 11 की घात में 4.5, 33 33 दोनों का आधार बराबर है, तो घातें क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4.5 गुणित में 3 की घात में 4.5। अब देखो ये दोनों आपस में फिर से गुणा हो जाएंगे, तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। दोनों का घात भी बराबर है, तो ये हो जाएगा 33 की घात में 4.5 गुणित 33 की घात में 4.5। तो दोनों को गुणा हो रहा है, आधार बराबर है, तो घातें जुड़कर कितनी हो जाएंगी?
33 की घात में 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 33 की घात में पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसा होना चाहिए था, तो 33 की घात में कितना होना चाहिए था, 9 होना चाहिए। ठीक है, अगर घात पूछा है तो ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बेलन जो कि 28 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या, तो बेलन का जो हाइट है मान लेते हैं h1 है और वो कितना है आपका 28 है, और उसकी जो त्रिज्या है वो 6 है। और कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है जिसका व्यास कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, इससे गोला बनाना है। ठीक है, तो गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखो इसका आधा हो जाएगा व्यास का, ये हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का आयतन तो सेम रहेगा, तो बेलन का आयतन बराबर जितने गोले बनेंगे उसका आयतन, तो बेलन का आयतन कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की घात में 3। तो पाई और पाई क्या हो जाएगा कैंसल, तो आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात में 2, और ऊंचाई कितना है 28, और कितने बनेंगे हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि n गोले जो है बनेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3, और इसका त्रिज्या है 0.75 की घात में 3 गुणित में n हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36 गुणित 28, ये 3 जो इसको भाग कर रहा है यहां जाके इसको क्या करेगा, गुणा करेगा, और ये 4 भी इसको आके क्या करेगा, भाग करेगा, बराबर में 0.75 की घात में 3 गुणित में n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 1। अब यहां पर देखो 9 कितना हो जाएगा 27 गुणित 28 बराबर, ये जो 0.75 है इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/4 की घात में 3 गुणित n लिख सकते हैं, इससे फायदा होगा। देखो तो 27 गुणित 28 बराबर 3 की घात में 3, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 27 और ये 27 कैंसिल हो गया, तो 64 गुणित 28 बचा, तो 64 और 28 को गुणा करेंगे तो 64 गुणित 28 ये होगा 1792। तो 1792 गोले जो है वहां से क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यदि 5x² माइनस 13xy धन 6y² बराबर 0 हो तो x अनुपात y का मान कितना होगा। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण है, और यहां पर जो व्यंजक है वो 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, दोनों साइड जो है ना x और y से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो x² में से x कट जाएगा और यहाँ क्या छूट जाएगा y, ऋण 13, xy कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, सिर्फ 13 बचेगा, 6 y बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, x बराबर 0 हो जाएगा। ये ऋण 13 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, धन 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणित x बटे में y धन 6 गुणित y बटे में x बराबर ये हो जाएगा 13। इसको थोड़ा सा और अगर डिजाइन चेंज करना चाहें तो हो जाएगा 5 गुणित x बटे में y धन ये जो y बटे में x है इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1 बटे में x अपॉन में y लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बराबर 13। अब मान को रख के देखते जाते हैं। ठीक है, तो चलो x के जगह 5 और y के जगह 3 रखेंगे तो यह 5 कभी भी कैंसिल नहीं होगा, तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा, इधर वाला हिस्सा फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा तो योग कभी भी 13 हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम लोग पहले वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं। आप रख के भी देख सकते हैं, चलो मैं रख के दिखाता हूं। अगर ये x है और अगर ये y है तो x अपॉन में y कितना हो जाएगा, 5 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 बटे में 3 धन 1 बटे में यहाँ सॉरी 6 बटे में ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 बटे में 3 बराबर कितना होना चाहिए, 13। तो ये देखो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 बटे में 3, और ये हो जाएगा 6 × 18 बटे में 5। इसको कभी भी हल करोगे तो 13 के बराबर नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही चला गया। ठीक है, तो 5:3 नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अब बचा 2:5 और 2:3, तो 2:5 को रख के देखते हैं, तो 5 गुणित यहां पर रखेंगे 2 बटे में 5 और धन 6 बटे में यहां पर हो जाएगा 2 बटे में 5, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, यहां कितना बचा 2, ये हो जाएगा देखो 5 6 5 6 30, 30 बटे में 2 मतलब ये हो जाएगा 15, तो 5 और 2 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो डी कैसे होगा मैं आपको हल करके बताता हूं। इसी समीकरण में हम लोग रखेंगे ना जो अभी हमारे पास है,
तो उसी समीकरण में हम लोग रखेंगे और दोनों दोनों वैल्यूज को हम लोग रख के देखेंगे और दोनों वैल्यू को रखने के बाद कितना आना चाहिए, दोनों जगह रखने के बाद जो है 13 जो है आना चाहिए। अगर 13 आएगा तभी हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा, नहीं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला रखते हैं 3:5, तो 5 के जगह 5 ही रहेगा, x के जगह में 3, y के जगह में 5, ठीक है, धन 6 और 6 गुणित 1 में आप रखेंगे यहां पर 3/5, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 कैंसल, ठीक है, ये 5 ऊपर चला गया तो यहां कितना बचा, देखो 3, और ये हो जाएगा 6 गुणित 5/3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 5 दूने 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13 आ गया बराबर। देखो तो ये तो सही है आपका। अब 2:1 रखते हैं, तो 5 गुणित 2:1 धन 6 गुणित 1/2:1। तो अब यहां पर देखो 5 दूने कितना हो जाएगा, 10, 2 एकम 2, 3 दूने 6, 10 और 3 कितना हो गया, 13। इसका मतलब डी जो है क्या है, इसका सही जवाब है, ठीक है। आप ऐसे भी एलिमिनेट करके बता सकते थे। देखिए यहां पर 2017 की घात में 2018 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक पे फोकस करते हैं। इकाई अंक कितना है हमारा, 7, तो 7 की घात में 2018, ठीक है। अब आप देखिए 7 की घात में जब भी आप 4 करोगे ना तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। तो अगर मैं 2018 को 4 से भाग देता हूं तो ये हो जाएगा 4 पंछे हमारा 20, यहां बचेगा 1, 4 शून्यम 0 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, कितना बचा हमारे पास, 2 बचा। तो इसका मतलब हम लोग 7 की घात में क्या लिख सकते हैं, 4 की घात में 1504, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2016 और इनटू में 7 की घात में कितना, 7 की घात में 2, इसको हल करके देख लो, आपको 7 की घात में मतलब 2018 ही मिलेगा। तो 7 की घात में 4 का इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की घात में ये हो जाएगा और 7 7 कितना हो जाएगा, ये 49। तो 1 की घात में कुछ भी हो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 गुणित क्या आएगा हमारे पास, 49, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा इकाई अंक। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए यदि किसी एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.13% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है, यदि दूसरा व्यक्ति 1500 स्क्रू का उत्पादन करता है एक दिन में, तो पहला व्यक्ति कितना करेगा। तो मान लेते हैं पहला व्यक्ति का उत्पादन x है और दूसरे व्यक्ति का उत्पादन y है। तो पहले व्यक्ति का 33.1 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, प्रतिशत में उसको अगर संख्या में बदलेंगे तो, और 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। अब दूसरा वाला कितना उत्पादन कर रहा है, देखो 1500 कर रहा है, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा कितना, 750। तो 750 और इधर है हमारे पास 1/3x, तो 3 उसको जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 750 गुणित 3, तो 750 गुणित 3 करेंगे तो 2250। तो पहला व्यक्ति 2250 स्क्रू का उत्पादन करता है। चलिए 21वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या r1 है और शंकु की त्रिज्या r2 है, इसका अनुपात है 3:4। बेलन का ऊंचाई मान लेते हैं h1 है और शंकु का ऊंचाई मान लेते हैं h2 है, इसका अनुपात है 2:3। तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन बटे में शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। तो पाई और पाई कैंसल, ये 3 ऊपर चला गया और देखिए यहां पर ये r1 h1 r2 h2, तो यहाँ पे r1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर और हाइट कितना है हमारे पास, 2/3। अब इसको ओपन करते हैं, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणित 3 तिया 9 और 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 2/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2 और ये 8, तो 3 तिया 9/8, तो ये हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a की घात में 2, माना कि a जो है क्या है, प्रारंभिक भुजा है। अब जो a है उसको 50% बढ़ा दिया गया, तो जो नया भुजा है ना, ये मान लेते हैं ये ओरिजिनल है और ये आपका नया भुजा है। तो नया भुजा क्या है, 50% बढ़ा दिया गया, किसका, ओरिजिनल भुजा का। तो जो नया क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 6 गुणित नए भुजा की घात में 2। तो नया भुजा कितना है, पुराने भुजा का जो है 1.5 है,
इसकी घात में 2 और ये हो जाएगा a ओरिजिनल की घात में 2। तो ये हो जाएगा आपका 2.25 a ओरिजिनल की घात में 2। समझ में आए कि नहीं? अब यहाँ पे मैं रख दिया हूं, ये जो नया है ना, इस नया के जगह पे इसको रख दिया हूं 1.5 a0। तो 1.5 का स्क्वायर और a0 का स्क्वायर को मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू में हमारे पास है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 13.5 a ओरिजिनल की घात में 2। अगर वृद्धि निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू में 100 करेंगे। ठीक है, तो 13.5 ऋण 6, यह आ जाएगा 7.5। 7.5 को हम लोग भाग करेंगे 6 से, तो ये आएगा 1.25। अब 1.25 को आप 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 125%। ठीक है, समझ में आए? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हुआ होगा तो इसको जूम करके यहाँ पर देख लीजिए। ये मैंने क्या किया, देखो 6 ए एन के जगह मैंने क्या रखा? 1.5 ए ओरिजिनल की घात में 2। तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये ब्रैकेट से ओपन होकर 1.5 की घात में 2 और ए ओरिजिनल की घात में 2। फिर यहां चले जाओ सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये बड़ी संख्या दी है, इसमें 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 और 4 जीरो, 2 का स्थानीय मान, और 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 800। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1200। अब 1200 को अगर हम लोग 14 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 600 बटे में 7। तो 600 बटे में 7 क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं। पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं। वास्तविक संख्या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, गलत। परिमेय संख्या परंतु पूर्णांक नहीं, ये भी गलत। ये तो आपका परिमेय संख्या होगा ना, पूर्णांक भी तो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि AC रेखा और BD एक दूसरे को क्या करते हैं? O पर काटते हैं तथा AO बराबर CO और BO बराबर OD हो, तो आपको बताना है कि ये BC और AD में जो है क्या संबंध है। तो देखिए पहले तो एक रेखा हम लोग मान लेते हैं, ये हमारे पास 2 रेखाएं हैं, एक का नाम है AC और एक का नाम इसका नाम है A और यहां पर है C। दूसरा है हमारे पास ये है B और ये है हमारे पास D। ये दोनों एक दूसरे को O पर काट रहे हैं और प्रश्न पूछ रहा है कि A से लेके O तक की दूरी बराबर है किससे? C से लेके O तक की दूरी के। ठीक है, और B से लेके O तक की दूरी D से लेके O तक की बराबर है। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है BC, तो यहां पर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें BC और दूसरा मिलेगा AD। तो ध्यान से देखो BC और AD क्या है? दोनों आपस में समांतर है और दोनों की दूरी क्या है? वो भी आपस में बराबर है। तो A इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसको हल करना पड़ेगा, तो इसको हल करेंगे, देखो ध्यान से करना। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। 1 प्लस 1 बटे में 1 धन 2 बटे में यहां पर है हमारे पास 2 धन। अब देखो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। और ये 5 उड़ के 3 के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 5 बटे में 24 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा 24 दूने 48 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 24 इसको गुणा करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 धन 1 बटे में 1 धन, ये हो जाएगा आपका 24 दूने कितना हो जाएगा? 48। क्यों नाच रहा है भाई इतना? और 48 और ये 5 जोड़कर कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा? 63 एकम 63 और ये 63 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 एकम 63 और 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 63, ये हो जाएगा 100 और 100 ये हो जाएगा 111। ठीक है, 111 बटे 63। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा? देखिए 3 से जाएगा क्या? हाँ 3 से जा सकते हैं। 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 37, तो ये हो जाएगा 1 सही 21 बटे में 37, मतलब ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये देखो आपको ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी की घात में 2 का, और नीचे में भी क्या है आपके पास? ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ए धन बी। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा? तो बड़ा आसान है, जोड़ के देख लो 1.1999
0.1 प्लस 0.9 ये हो जाएगा 2000। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 14, 16 और 20 से भाग देते हैं। तो चलिए सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। तो 555 है। तो अगर मैं 555 को क्या करता हूं, भाग देता हूं 14 से, तो 14 एकम 14, 14 तिया 42। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 14 पंचे 17, 14 14 14 निया कितना होता है 126। तो यहाँ बचेगा 126। तो कितना बचा, 9 बचा, बिल्कुल सही है। उसके बाद 16 से भाग देकर देखेंगे, उसके बाद 20 से भाग देकर देखेंगे। तो इस तरीके से जब आप भाग देंगे तो इसका आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूं, ये प्रश्न इजी है। या आपको बहुत सारे लोगों को दूसरा ट्रिक भी मालूम होगा इसको सॉल्व करने का, आप वो भी जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो 27 प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका 555 ही आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो जब जोड़ में दिया रहेगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ देना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उभयनिष्ठ निकालने के लिए जब भी दिया रहेगा और योग दिया रहेगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ देना। ठीक है, अब ये बड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की जो है कितनी है, 3/2 है। तो मान लेते हैं कमरे की जो लंबाई है वो L है और चौड़ाई क्या है, B है। तो L बराबर कितना मिलेगा हमें, 3/2 ऑफ B। तो यहां से गुणा करेंगे तो 2L बराबर 3B। इसको रख लेते हैं, अगर आगे काम आएगा तो। कमरे में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से कारपेट बिछाने की कीमत 270 रुपए और 4 दीवारों पर 10 वर्ग प्रति मीटर की दर से पेपर लगाने की कीमत 1720 है। यदि एक दरवाजा और 2 खिड़कियां जो है 18 वर्ग मीटर जगह लेते हैं तो कम, अरे बाप रे, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहां पर कमरे में जो है कारपेट बिछाने की कीमत, मतलब आपका नीचे का एरिया, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया क्या होगा आपका, L इंटू बी। तो L इंटू बी आपका हो जाएगा ये फ्लोर का एरिया। ठीक है, अब 5 रुपए प्रति कॉस्ट से बिछाया गया है। तो अगर हम लोग इस दोनों को गुणा कर दें, L इंटू बी की, ये हो जाएगा 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से, तो हमें कॉस्ट मिलेगा। तो देखो L इंटू बी और 5 गुना, और हमारा कॉस्ट जो है कितना दिया है, 270 दिया है। तो 270 को 5 से भाग करेंगे तो यहां से L इंटू बी आएगा। तो 5 पचे 25 और 5 चौके 20। ठीक है, तो L इंटू बी कितना हो गया, 54। कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं। नीचे का जो कमरे का एरिया है जहां पर हमारा फ्लोर है, उस पर जो है 5 प्रति वर्ग मीटर से कारपेट बिछाया जाता है। तो कमरे का फ्लोर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फ्लोर का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट 5 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि 270 के बराबर है। तो L गुणित बी कितना हो गया आपका, 54 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए L गुणित बी बराबर यहां से 54 हो गया। तो यहां से L का मान निकालेंगे तो 3/2 बी आएगा। तो मैं यहां पर रख देता हूं 3/2, और ये हो जाएगा B इंटू बी बराबर ये हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से देखो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 नहीं 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो B का मान कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो B का मान 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 गुणित 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा, 9। तो लंबाई आ जाएगा 9, चौड़ाई आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है ये हमारा 29वां है। तो 29 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.2 और 1.02 का लघुत्तम कितना होगा। तो 1.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/10 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 102/100। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो ऊपर में आपने पढ़ा होगा एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा 12 और 102 का, और नीचे वाले का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ये फ्रैक्शन का रूल आपने पढ़ा होगा। तो देखिए एलसीएम 12 और 102 का करेंगे, तो अगर एलसीएम निकालते हैं 12 और किसका, 102 का, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 204, और एचसीएफ कितना आएगा, 10, मतलब 20.4 हो जाएगा इसका सही जवाब।
ठीक है। फ्रैक्शन वाले का यही होता है ना, अगर यही एचसीएफ निकालने बोलता तो ऊपर में हम लोग 12 और 102 का एचसीएफ लेते और नीचे में क्या लेते, एलसीएम लेते। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताया हूँ, आपके पास हो सकता है कि दूसरा तरीका भी हो इसको सॉल्व करने का, तो आप वो मेथड भी लगा के सॉल्व जो है कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।